नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम। मैं हूं मैनपाल कश्यप और इस समय इंद्री में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर सुनील पवार जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि हरियाणा में 6 महीने पहले ही जो सरकार थी वो गिरा दी गई थी और बीसी को मतलब सरकार ने कहा था बीसी को एक बड़ा तोहफा दिया और बीसी का ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तो सरकार गिरी है, उसी को लेकर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले पंजाब केसरी टीम का आपका स्वागत है। मैनपाल जी, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप सामाजिक मुद्दों के ऊपर बड़ा खुल के अपनी चर्चाएं रखते हो और कवरेज करते हो। सर, जिस तरीके से 6 महीने ही पहले सरकार गिरा दी और फिर मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और फिर अब उपचुनाव करनाल में होने जा रहा और फिर उनको लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया, इस पूरे प्रकरण को अगर कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो नकारा है, वो किसी काबिल नहीं है, और इसी करके उन्होंने तुरंत प्रभाव से निरस्त किया और लोगों को छलावा देने के लिए कि भाई अभी जो है हम पिछड़े वर्ग का एक मुख्यमंत्री आप लोगों को देना चाहते हैं। और नायब सैनी जी, जिनकी अग्नि परीक्षा मैं मानता हूं, कांटों का ताज जिनके सिर के ऊपर बंधा है कि भाई 9.5 साल जो खट्टर साहब ने इस हरियाणा प्रदेश को खत्म करने का काम किया है, उसकी जवाबदेही के रूप में इन्होंने पिछड़े को वहां पे मुख्यमंत्री के तौर पे बिठा दिया। आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अगर तो खट्टर साहब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे तो उनको अब इस्तीफा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अगर ये खराब थे और पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाना था तो 4.5 साल पहले जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई तो पिछड़ा वर्ग को भागीदारी देने के लिए तब पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। अभी होगा क्या कि बुरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारेगी और 2 महीने का लगातार जो हमारा 2 महीने जो नायब सिंह हैं वो चुनाव के कारण काम नहीं कर पाएंगे। 2 महीने के बाद चुनावी आचार संहिता खत्म होगी, 2-2.5 महीने का समय मिलेगा। उसके बाद फिर जो हमारे अक्टूबर नवंबर के अंदर विधानसभा चुनाव पेंडिंग है तो उसके लिए फिर आचार संहिता लग जाएगी। इस पूरे 2 या 2.5 महीने के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश के नए मुखिया को यह भी पता नहीं लगना कि काम काज होते कैसे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सबके सामने है कि पहले मुख्यमंत्री नकारा था और अब पिछड़ा वर्ग को गालियां दिलाने के लिए वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पे यहां पर स्थापित करने का काम किया। रही बात इलेक्शन की, तो अभी जो बाई इलेक्शन करनाल विधानसभा का होना है, पहली बात तो किसी न किसी चीज का बहाना लेके चुनाव नहीं कराएंगे। अगर चुनाव कराएंगे तो भारी मतों से हारने का काम, यानी ये जनता जो है वो नए मुख्यमंत्री को भारी मतों से हराने का काम करेगी। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि इनका पुराना मुख्यमंत्री खट्टर और इनका नया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों बुरे तरीके से चुनावी हार का इनको सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से उपचुनाव भी है और उपचुनाव में नायब सैनी को उम्मीदवार यहाँ बनाया गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उम्मीदवार अभी तक इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा होगी, और अगर नायब सिंह सैनी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि दो मुख्यमंत्रियों को हराने का अवसर वो करनाल के लोगों को एक ही बार में मिलेगा। इन्होंने पहले कुछ जो हमारे हरियाणा प्रदेश के बड़े लोग कहते थे कि भाई हमने जो है राजनीति के अंदर पीएचडी की है, तो हरियाणा के लोगों ने उनकी पीएचडी की डिग्रियां फाड़ने का काम किया। तो अब की बार दोनों मुख्यमंत्री की पीएचडी की डिग्री वो करनाल के लोग फाड़ेंगे, ये आपके सामने होगा। और दोबारा जब हमारी नई सरकार इस देश के अंदर बनेगी तो उस देश की सरकार बनने के बाद दोबारा यही खड़े होकर इंटरव्यू देंगे और तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों का हाल जो है वो जनता ने क्या किया है। तो जिस तरीके से 2019 में अपना संजय भाटिया ने भी चुनाव लड़ा था, अब करनाल लोकसभा से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ खड़े हैं, उनका बिल्कुल ये दावा है। अब जिस तरीके से संजय भाटिया की भारी मतों से जीत हुई थी, उससे भी ज्यादा जीत की आशंकाएं लोग लगा रहे हैं कि उससे ज्यादा हम जीत हासिल करेंगे। तो पूरे क्या देखते हो पूरी लोकसभा को? देखो, वो समय अलग था और देश के प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम किया था। और एक क्लिप मुझे याद है, देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि जो युवा वोटर है, क्या पुलवामा में शहीदों के नाम
अपना वोट डाल सकता है क्या? तो इतना बड़ा प्रकरण हुआ और उसके ऊपर श्रद्धांजलि देने की बजाय उन हमारे देश के जवानों को किसी भी प्रकार का शहीदी का दर्जा दिए बिना उन्होंने सिर्फ वोट मांगने का काम किया। उसकी लहर पूरे देश के अंदर चली और उसी लहर के अनुरूप भाटिया जी भाटिया जी को कौन जानता था? उसी लहर के अनुरूप भाटिया जी है, उनको चुनाव के अंदर जो है जिता के भेज दिया। लेकिन अब की बार कोई मोदी लहर देश के अंदर काम नहीं कर रही। अलग अलग प्रकार के भय और भ्रष्टाचार के इनके जो प्रकरण हैं वो लोगों के सामने आ चुके हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से धक्काशाही इलेक्ट्रल बॉन्ड के मार्फत इस देश के सामने हुई। बड़े बड़े उद्योगपतियों को डरा के ईडी सीबीआई का छापा लगवा के और एक भारी जो पैसा है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने का काम किया। तो लोगों के सामने इनका चेहरा चरित्र सब सामने आ चुका है। तो मोदी लहर खत्म हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे आज कैंडिडेट का चेहरा देख के और अपने क्षेत्र की समस्याओं को कौन आदमी उठा सकता है, मजबूती से कौन आदमी लड़ सकता है, मैं आपसे प्रश्न करूं कि पहले अश्विनी चोपड़ा जी कहीं से आए, उनको जो है चुनाव जिता दिया। लोगों को यह नहीं समझ आया पूरे 5 साल कि भाई हमें अगर रोना है तो किसके सामने जाके रोना है। उनको अपने काम कराने के लिए कोई जगह नहीं मिली। भाई रोज तहसील के अंदर फोन कराने हैं, थाने के अंदर फोन कराने हैं, कोई अधिकारी काम नहीं करता। तो हमें तो रोजमर्रा के जीवन के अंदर किसी न किसी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। तो पहले यही हुआ। अब अजय भाटिया जी आए तो इन्होंने कहा था कि भाई महीने में कम से कम 1 हफ्ता जो है वो मैं करनाल के नाम करूंगा। आप बताओ पूरे 5 साल चले गए, भाटिया जी की शक्ल ही याद नहीं लोगों को। और उससे भी बुरा बुरा काम अब जब खट्टर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने यहां लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो करनाल की मीटिंग के अंदर भाटिया जी का नाम लेके वो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब बोलते हैं कि भाई भाटिया ने तो बोल दिया कि आप अपना फार्म भर के चले जाना, दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। और यही इनका चेहरा भी है। निश्चित तौर पे लोगों को इस चीज का पता है कि भाई जब हमारे मुख्यमंत्री रहे तो करनाल के लोगों की सुध नहीं ली और आज भाटिया के ऊपर सारी चीजें थोप के कि भाई दोबारा आने की जरूरत नहीं है, अपनी मंशा पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। अपनी मंशा इन्होंने व्यक्त की कि भाई हम अपना फार्म भरेंगे, लोग हमें किसी वेव में जिता देंगे और हम घर बैठ के खिचड़ी खाएंगे। तो आज जो है दोहरा चरित्र है इन लोगों का। लोगों की आवाज उठाने का काम जो जनप्रतिनिधि का होता है, इससे कोसों दूर भागने का काम ये लोग करते हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय इन लोगों के लिए वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा दुख भरा इनके लिए समय रहेगा और लोगों के लिए सुखद समय रहेगा। जिस चीज की बात ये करते थे कि भाई भारत स्वर्णिम भारत बनेगा, तो अब भारत स्वर्णिम बनने की दिशा में बढ़ रहा है जब इन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो करनाल लोकसभा में कितना विकास मानते हैं? 10 साल लोकसभा के हो चुके हैं, 9.5 साल विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसके मुख्यमंत्री के। देखिए पूरी लोकसभा के अंदर किसी भी प्रकार का विकास कहीं दिखाई नहीं देता। यहां अगर हम इंद्री की बात करें, सड़कें टूटी पड़ी हैं। इंद्री की बात करें, 5 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। लिपापोती का काम लगातार जारी है। फैमिली आईडी के अंदर गलत जिन लोगों के इनकम चढ़ चुकी है उसको ठीक करने का काम नहीं होता। जब गांव के अंदर इनकी कोई सभा होती है तो जब संवाद कार्यक्रम का मतलब होता है कि लोगों की भी सुने, तो ये पहले तय करके रखते हैं कि 10 ये आदमी अपनी बात रखेंगे और उसके अंदर भी वो 10 आदमी क्या बात रखेंगे ये पैटर्न पहले तय किया होता है। अगर 11वां आदमी कोई अपनी बात करता है तो पुलिस वाले उनको उठा के लेके चले जाते हैं। आपने चांद समंद का प्रकरण देखा। चांद समंद में एक हमारे साथी ने जब प्रश्न करने का प्रयास किया तो पुलिस उसको उठा के लेके चली गई। तो आज जो सही मायने में विकास की बात है वो विकास हमारा एक तो है भौतिक विकास, जिसके अंदर बड़ी बड़ी इमारत बनती हैं, बड़ी बड़ी हमारी सड़कें बनती हैं, हमारे नए स्कूल खुलते हैं, नए अस्पताल बनते हैं और उनके अंदर जो है अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो इन दोनों ही चीजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई। न उन्होंने भौतिक विकास किया, न बौद्धिक विकास किया और शिक्षा के स्तर को कमजोर करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। युवा आप देख लो, बेरोजगार घूम रहे हैं, भारत छोड़ के दीवार फांद के दूसरे देशों में जा रहे हैं। आज एक उम्मीद जो युवाओं की सरकारों से होती थी कि भाई सरकार कुछ ना कुछ तो करेंगी और वो अपने देश के प्रति अपने देश के अंदर रह के अपना दायित्व का निर्वहन करते थे, लेकिन आज वही युवा सरकार की बेरुखी के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर हो चुका है। और इस तरीके की योजनाएं जो अग्निवीर जैसी योजनाएं ये लेके आए तो हमारे क्षेत्र के
जो युवा सुबह 4 बजे सड़कों पर दौड़ते नजर आते थे, आज वो नशे की लत के अंदर लग चुके हैं। तो किस तरीके के विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, समझ नहीं आती। ये तो कहते हैं हमने खर्ची और पर्ची पर रोक लगाया, और कांग्रेस के राज में जो है ना खर्ची और पर्ची चलती थी, हर बार आप यही ये बात है। देखिए कि पहली बात तो सरकारी नौकरियों के अंदर इन्होंने ठेकेदारी प्रथा लगा के रखी। कल्पना चावला के अंदर, नगर निगम के अंदर जितनी भी भर्तियां हुई वो सारी 1 लाख रुपए, 60,000, 70,000 रुपए देके भर्तियां की गई। उसके बाद अभी ये कौशल रोजगार योजना लेके आए। कौशल रोजगार योजना की भर्ती वो प्राइवेट अथॉरिटी जो गुजरात की कंपनी है, मतलब हरियाणा की नौकरियां गुजरात की कंपनी दे रही है। तो गुजरात की कंपनी वो किस तरीके से, उसके अंदर न कोई रिजर्वेशन पॉलिसी है, न पिछड़ों का उसमें ध्यान रखा गया, न एससी समाज का उसके अंदर कोई ध्यान रखा गया, न महिला रिजर्वेशन की कोई बात की गई, और कोई मेरिट का सिस्टम जो है वो कौशल रोजगार के अंदर इन लोगों ने नहीं रखा। आज तो जब ये रोजगार दे ही नहीं रहे हैं तो खर्ची पर्ची का मामला, जहां जहां पे भी इन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां निकालने की बात करी, आपने देखा कि अटैची घोटाला हुआ। और ये पहली बार हुआ कि हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर छापा पड़ता है और वहीं से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। ये कभी किसी सरकार के अंदर नहीं हुआ था। तो आज सिर्फ भाषणबाजी की सरकार है, ये भाषण वीर के तौर पे काम करते हैं और जमीन इनकी खिसक चुकी है। तो हर जगह पे आप थाने और कचहरी के अंदर जाके देखो, नाम लिया जाता है कि यार सरकार बड़ी सख्त है, और जो काम फ्री में होना चाहिए उस काम के 500, 1000, 2000, 5000 रुपए लेने का काम होता है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो लोगों को सीमित जगह पर उनका सही मुद्दों से ध्यान भटकाने की रहती है। तो आप देखो, अडानी समूह की अगर गुजरात के अंदर चरस पकड़ी जाती है 25-2500 करोड़ रुपए की, तो शाहरुख खान के बेटे को वो जो है मीडिया चैनल के ऊपर दिखाते रहते हैं। और मैं ये भी बात कहना चाहूंगा, आप लोगों का इस बारे में धन्यवाद है कि लोकल क्षेत्रीय जो हमारे पत्रकार साथी हैं, आप हिम्मत करके लोगों की आवाज उठाने का काम करते हो। लेकिन जो नेशनल हमारा मीडिया हाउस है वो सारा इनके यहाँ पे गिरवी रखा जा चुका है। जो ये चाहते हैं वही प्रसारित होता है, जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं दिखाते। अपितु जो चीजें सरकार इनके दिमाग में डालना चाहती है उन मीडिया घरानों के थ्रू उठती है। जिस तरीके से अभी जो केजरीवाल है उनको जेल के अंदर डाला गया, पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए, कैसे उनको देखिए, पहले एक निरमा वॉशिंग पाउडर की बात चलती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, आपने भी एडवर्टीजमेंट देखी है। अब वॉशिंग पाउडर मोदी एक चला हुआ है। 22 इस देश की ऐसी पार्टियां हैं जिनके 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़े, और उनमें से जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा तो वो निखर के निकले, और जिन लोगों ने बीजेपी का दामन नहीं थामा उनको अंदर भेजने का या दूसरी कार्रवाई करने का काम हुआ। आप अगर मोटा मोटा उदाहरण लोगे तो गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल का आप उदाहरण लो कि पहले देशद्रोह का मुकदमा किया, वो कांग्रेस के अंदर चले गए, जब अंदर जाने की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उजले होके निकले। इसी तरीके से शरद पवार के जो भतीजे हैं तो उनके ऊपर भी ईडी का, अजीत पवार के ऊपर ईडी का छापा पड़ा। ईडी के छापे के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की और वो पाक साफ होके निकले। आप अलग अलग समय की अगर आप इतिहास उठाओगे तो जो आदमी अगर ईडी की गिरफ्त के अंदर आया वो कसूरवार था तो कसूरवार ही होता था। उसको अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए कोर्ट का जो है वो शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन इस सरकार के अंदर क्या है कि जो लोग बीजेपी का दामन थाम लेते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनका सेफ हाउस जो है वो बीजेपी है। आप कितना बड़ा क्राइम करो, कितना बड़ा घोटाला करो, बीजेपी का पटका गले में डालो। ईडी जैसे वो लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके लिए लक्ष्मण रेखा का काम करते हैं कि ईडी उसको लांग के अंदर नहीं जा सकती। तो आज पूरे देश के अंदर जबरदस्ती का माहौल है। आप अपने क्षेत्र के अंदर देखो कि अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो पहले जो नवीन जिंदल जी वो कांग्रेस के अंदर होते थे, और अभी जो है जब ये कांग्रेस में थे तो देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि भैया कोयले के दाग इनके कपड़ों के ऊपर लगे हैं, इनके दामन के ऊपर लगे हैं। आज वही कोयले के दाग साफ करके इन्होंने अपनी गिरफ्त के अंदर डालने का काम किया। और आप देखिए
भारतीय जनता पार्टी के पास अपना सामान बचा कुछ नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 आदमी, इनके जो 6 लोकसभा के कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस पार्टी से उधार के ले रखे हैं। आप अगर रोहतक में जाओगे तो अरविंद शर्मा कभी कांग्रेस के अंदर होते थे। इसके अलावा हिसार में जाओगे चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस के अंदर होते थे। अशोक तंवर जो सिरसा में है वो कांग्रेस के अंदर होते थे। धर्मवीर जी इंद्रजीत राव साहब जो हैं वो कांग्रेस के अंदर होते थे। इधर नवीन जिंदल कांग्रेस में होते थे। तो 10 में से 6 तो कांग्रेस के चुरा रखे हैं। आज बड़े गलत तरीके से दबाव डाल के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये लोग लगातार इस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता इनको माफ नहीं करेगी। लोकसभा को चुनाव को लेकर आप कुछ कहेंगे जनता? मैं पूरी जनता से, हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से यह अपील करना चाहूंगा कि जब आप वोट डालने के लिए जाओगे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जिन लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, जो कि 2014 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, जिनके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, बाकी सारे कांग्रेस पार्टी को वोट डालें। और मैं आप लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा, तमाम युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि क्या 2024 का आपका वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में डल सकता है क्या? यह मेरी अपील है कि 2024 में जिस 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, अगर 400 पार का इनका जो सपना है वो पूरा होता है तो देश के अंदर दोबारा चुनाव नहीं होगा, देश का संविधान बदल दिया जाएगा। तो तमाम आदरणीय साथियों, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग चलें और इंडिया को भारी बहुमत के साथ जिताएं। जय हिंद, धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर सुमित पवार। कई अहम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत हुई। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं पाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।